हेलो एवरीवन, वेलकम टू सचिन एजुकेशन हब। आज हम डिस्कस करेंगे कैश बजट के बारे में। कैश बजट डिस्कस करने से पहले आपको मेन पता हो कि बजट क्या है। देखिए बजट क्या है। बजट एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है जो हम एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए तैयार करते हैं, और इसलिए तैयार करते हैं कि ताकि हमारा जो मेन गोल है वो अचीव हो सके, यानी मेन जो एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। बजट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करता है बजटरी कंट्रोल के साथ, जो कि एक मेन पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का। बजटरी कंट्रोल क्या है? एक प्रोसेस होती है जिसमें हम अपना एक बजट है जो वो प्रिपेयर करते हैं। किस लिए? फॉर फ्यूचर पीरियड के लिए। और मेन पर्पस क्या होता है इसका कि हम अपने जो स्टैंडर्ड हैं उसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, कि जो हमने किया उसका हमारे स्टैंडर्ड से क्या नतीजा निकला है। जो हमने सेट किया था या जो हमने किया, उन दोनों को आपस में कंपेयर करके देखा कि कम है या ज़्यादा। अगर कम है तो क्या, क्यों कम है, अगर ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है। ये दोनों चीज़ें हमने नोट करनी है। देन इज मेन टाइप्स ऑफ बजट। मेन टाइप्स ऑफ बजट क्या है? दैट इज कैश बजट, जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद आता है प्रोडक्शन बजट, देन सेल्स, ओवरहेड, मैन पावर, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। ये थोड़े से अभी टाइप्स हैं। ये मेन टाइप्स कह सकते हो आप। इसके अलावा बहुत सारे आगे भी टाइप्स आ जाते हैं, लेकिन ये मेन टाइप्स हैं जो बजट के अंडर आती हैं। उसके बाद आता है मेन जो मैंने आज कराना है आपको, दैट इज कैश बजट। कैश बजट क्या है? एक फोरकास्टिंग होती है एस्टीमेट कैश रिसिप्ट की, पेमेंट की और कैश पोजीशन की। मतलब मेरी कैश रिसिप्ट कितनी है, मेरी पेमेंट्स कितनी हैं और मेरी कैश पोजीशन क्या है, इसके बारे में अगर मैंने पता लगाना है तो मुझे क्या करना होगा? कैश बजट को प्रिपेयर करना होगा। इसलिए मैं क्या करूँगा? मैं कैश बजट तैयार करूँगा फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मैं अपना एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम तैयार कर लूँगा कि किस पीरियड के लिए मैंने कैश बजट बनाना है। फिर उसके बाद एक मेन थिंग क्या होती है, आपको प्रैक्टिकली कंसेप्ट में ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। अगर आप प्रैक्टिकली कैश बजट कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। क्या कि इम्पॉर्टेंट थिंग क्या चीज़ है कि रिसिप्ट और पेमेंट मंथ की और ईयर की कितनी है। मतलब अगर आप मंथ का बजट बना रहे हो तो आपकी रिसिप्ट कितनी है, आपकी पेमेंट कितनी है और कौन कौन सी हैं। कहीं आपने रिसिप्ट को पेमेंट तो नहीं बना लिया, पेमेंट को रिसिप्ट तो नहीं बना ली। ये चीज़ें ध्यान में आपको रखनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं करनी है। आपको मेन सीधी बात बताऊं तो नॉन कैश जितने भी इनकम या एक्सपेंसेस हैं उसे आपने इंक्लूड नहीं करना है। उसके अलावा अगर आप इसके एग्जांपल देखोगे तो डेप्रिसिएशन जो एक तरह का खर्चा है, ठीक है, और वो भी एक नॉन कैश एक्सपेंस होने के कारण आपको इंक्लूड नहीं करना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जिसका मतलब होता है, और इससे भी आपने इंक्लूड नहीं करना है। और इसके अलावा अगर कोई भी नॉन कैश इसके अलावा इनकम या कोई एक्सपेंस हुआ तो वो भी आपने इंक्लूड नहीं करना है। अब देखते हैं कि कैसे हमने कैश बजट प्रिपेयर करना है। कैश बजट की मैंने एक एग्जांपल ली हुई है, उसको हमने देखना है और कैसे इसे प्रिपेयर करना है ये बात हमने देखनी है, और कैसे इजी वे से इसे बनाया जा सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए कैश बजट प्रिपेयर करना है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको मंथ दे दिए गए हैं और उन्होंने कहा है 3 मंथ एंडिंग 30 जून का बजट बनाओ। मीन्स अगर आप जून तक गिन रहे हो तो आप क्या देखोगे? जून, मई और अप्रैल, ये 3 मंथ, यानी अप्रैल, मई और जून का आपने बजट बनाना है, फरवरी मार्च का नहीं बनाना। पर इनका रोल भी बहुत होगा। कैसे, ये आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद इसकी कुछ एडजस्टमेंट है जिसको आपने ध्यान में रखना होगा। एडजस्टमेंट ध्यान में रखते ही कैश बजट तैयार किया जा सकता है सही तरीके से। इसमें सबसे पहले आती है सेल्स डेटर की, जिसकी आपको कैलकुलेशन हमेशा करनी पड़ेगी और हमेशा ही इसका कुछ ना कुछ पार्ट आपको ध्यान से समझ के करना पड़ेगा। उसके बाद आती है इसकी क्रेडिटर्स मटेरियल ड्यू मंथ दे दिए, वेजेस 1/4 जिसका मतलब होता है 25%। 1/4 मतलब 25% ऑफ द मंथ, मतलब मंथ का 25% हिस्सा आपने ले लिया जितनी अमाउंट थी उसका। फिर उसके बाद आया कैश और बैंक बैलेंस। आपको अप्रैल के 1 अप्रैल को, यानी जब आपने बजट तैयार करना है उसका फर्स्ट आपको क्या दे दिया? ओपनिंग बैलेंस दे दिया। मैंने कहा था नीचे पीछे ये बता कर आया हूँ कि डेप्रिसिएशन जो कि नॉन कैश
एक्सपेंस है प्लांट मशीनरी के ऊपर वो आपने नहीं लेना, और ना ही आपने डेप्रिसिएशन लेनी है, और ना ही आपने उसकी जो अमाउंट है प्लांट एंड मशीनरी की इंस्टॉल्ड अमाउंट है वो भी आपने नहीं लेनी। बट इंस्टॉलमेंट अगर पे की गई है वो तो कैश में की गई है, वो तो आपने लेनी है, और अप्रैल ऑनवर्ड है, दैट इज अप्रैल, मई और जून तीनों मंथ में आपने लेनी है। डिविडेंड पे किया गया 5% शेयर कैपिटल के ऊपर जून के महीने में। रिसीव हुआ एडवांस आपको व्हीकल सेल करने पर 10,000 इन जून में, और डिविडेंड एक्सपेक्टेड भी रिसीव हुआ 2,000 फर्स्ट जून को। उसके अलावा इनकम टैक्स भी आपने जून को ही पे किया, यानी जून मंथ को आपने ध्यान से करना है। अब ये फॉर्मेट है कैश बजट का, और ये एक वर्किंग नोट है जिसको मैंने आपको पहले बता दिया था कि सेल्स और डेटर की कलेक्शन आपने एक वर्किंग नोट से यानी एक कैलकुलेशन से अचीव करनी है। कैसे करना है देखिए। सबसे पहले मैंने देखा कि मुझे क्या चाहिए, यानी बैलेंस चाहिए। मैंने बैलेंस की और देखा कि अगर मुझे बैलेंस गिवन है कि नहीं है। मैंने देखा कि मुझे अप्रैल 1 का बैलेंस 35,000 गिवन था, मैंने उसे लिख दिया। मुझे इनका भी हो सकता है बैलेंस गिवन, लेकिन कई बार ज़्यादातर क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग का ही ओपनिंग बैलेंस दिया होता है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे देखो, हमने क्या करना है, एडजस्टमेंट को आना है। एडजस्टमेंट में देखना है कि क्या करना है। एडजस्टमेंट ने सबसे पहले उन्होंने लिखा है सेल्स एंड डेटर 10% ऑन सेल्स ऑन कैश एंड 50% क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ। मतलब आपने फुली क्रेडिट सेल अचीव नहीं की, आपने 50% इस मंथ किया, 50% अगले मंथ किया। सो इसको ध्यान से कैसे करना है देखिए। आप आए वर्किंग नोट पे, आपने क्या किया, अप्रैल मंथ की कलेक्शन करनी थी, आपने पीछे जाना है 3 मंथ के लिए, यानी अप्रैल तो आपने लेना ही लेना है जितना हुआ कंप्लीट, मार्च और फरवरी से आपने स्टार्ट करना है कलेक्शंस को। हमारे पास सेल कितनी थी 15,000, हमने 15,000 ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, जितनी 10% सेल्स थी कैश के ऊपर उसे लेस कर दिया, यानी 15,000 का 10% हमने 15,000 से ही क्या किया, लेस किया। और जितनी 50% हमें इस बार अचीव हुई थी, एक तो 50% हमें इस बार अचीव हुई, और एक 50% हमने अगली बार अचीव करनी है, वो तो बात की बात है। हमने इस बार 50% अचीव हुई है, हमने इस बार क्या किया, उसे मल्टीप्लाई कर दिया 50% से। यानी अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें 15,000 का हमने क्या किया, मतलब 15,000 में से हमने क्या करना है, 15,000 का 10% हमने लेस कर दिया, यानी 1500 को हमने 15,000 से क्या किया, लेस कर दिया, तो हमारे पास आएगा 13,500। 13,500 का मैंने क्या किया, 50% किया, तो मेरे पास आएगा यानी 6750। मैंने 6750 इस अमाउंट को यहाँ लिख दिया। उसके बाद सेम जैसे मैंने फेब मंथ का किया वैसे मैंने मार्च का करना है। मार्च की सेल्स थी मेरी 16,000, मैंने 16,000 लिखा, 10% ऑफ 16,000 किया और मल्टीप्लाई किया 50%, क्योंकि मेरे पास 50% पहले आया था, 50% अगले मंथ में उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, कलेक्टिंग नेक्स्ट मंथ। सो इसका मैंने किया 16,000 का, जब मैंने 10% किया तो 1600 मैंने यहाँ से लेस किया पहले, मेरे पास इतना आ गया, और उसका मैंने 50% किया तो मेरे पास 72,200 लिख दिया मैंने। अब मेन बात यहाँ आती है, आपने 50% यहाँ भी अचीव कर लिया, 50% यहाँ भी कलेक्ट कर लिया, अब बचा 100% तो हो गया। अब आपने सिर्फ क्या करना है, जो अमाउंट होगी सेल्स की, आपके पास सेल की अमाउंट है 17,000, आपने यहाँ नोट किया 17,000, और बस उसका 10% आपने क्या किया, अचीव किया। उसके अलावा आपने कुछ अचीव नहीं किया, आपने कुछ कलेक्ट नहीं किया। आपने फरवरी मंथ में 50% कर लिया क्रेडिट का, मार्च के मंथ में कर लिया, लेकिन अब अप्रैल के मंथ में आप 50% नहीं करोगे अचीव या कलेक्ट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपका 100% कंप्लीट हो चुका है। आपने 17,000 का सिर्फ 10% यहाँ इस मंथ में कंप्लीट किया, दैट इज कलेक्ट किया 1700। यहाँ से आपकी अप्रैल मंथ की जो कलेक्शन थी वो आपने कंप्लीट कर ली, और अगले जो मंथ थे वो आपके नील रह गए अप्रैल के महीने में। देन इज मई। अब मई के बात करें तो मई तो यहाँ से कलेक्ट होगा। मई के 3 महीने कहाँ तक जाएंगे, मई, अप्रैल और मार्च, यानी फेब मंथ से हम कोई कलेक्शन नहीं करेंगे क्योंकि हम 3 मंथ का बजट तैयार कर रहे हैं। हमने मई देखा, मई तो लेना ही है, मई, उसके पीछे क्या आएगा, अप्रैल और देन मार्च, यानी 1, 2 और 3।
ना ही हमने जून लेना है और ना ही हमने फरवरी लेना है, हमने सिर्फ मार्च और अप्रैल और मई की ओर ध्यान देना है। मार्च की सेल्स हमारे पास थी, हमने उसकी कैलकुलेशन की हुई है और सेम 50% हमने लगाना था और सेम आंसर वही आएगा जो इसका आया था। हमने 7200 लिख दिया, लेकिन अप्रैल का हमने यहाँ 10% लगाया था, लेकिन यहाँ 10% नहीं लगेगा क्योंकि मार्च के महीने में हमारी 50% ही हुई है। हमने अप्रैल के मंथ की 50% अभी मई के महीने की और लेकर जानी है। अगर मैं कहूँ तो अगर हमने 50-50 इसकी 2 मंथ में की है तो मई की भी इन 2 महीनों में 50-50% करनी पड़ेगी, तभी जाके 100% क्रेडिट सेल अचीव होगी। यानी अगर मैं कहूँ तो 17,000 में मैंने क्या किया, पहले 1700 यानी 10% माइनस किया और उसका 50% किया, यानी 7650 मैंने अप्रैल के मंथ में अचीव यानी कलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब मई, जैसे मैंने अप्रैल की कलेक्शन की है, मैंने लिखा कि फरवरी और मार्च में 50-50 हमने की। पिछले 2 मंथ में मैंने 50-50 अचीव करके 10% किया अप्रैल का। सिमिलरली मैंने मार्च अप्रैल की 50-50% मई के महीने में अचीव जब कर लिया, कलेक्ट मैंने कर लिया, तो मई के महीने में मेरा 50% नहीं होगा। मैंने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 18,000 का 10% ही अचीव करना है, क्योंकि सेल्स मेरी 18,000 है और उसका मैंने सिर्फ 10% ही अचीव करना है। यहाँ अगर मैं यहाँ मई के महीने में 50% साथ में लिख लो, क्योंकि आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने अप्रैल मई और जून तीनों मंथ में जाना है। इजी वे से बताऊं तो एक और बात समझा सकता हूं, 100% मैंने अचीव करना था। मेरे पास 3 मंथ है, मैंने क्या किया, मैंने उन्होंने लिखा था कि मैंने 2 मंथ में 50-50% अचीव किया। मैं जब अप्रैल की कलेक्शन कर रहा था, मैंने फरवरी और मार्च में उसकी 50-50% कलेक्शन कर ली और अप्रैल में मैं नहीं करूंगा, और इसलिए मेरे पास 50% की बजाय सिर्फ 10% आया, दैट इज 1700। अब मैं अगर मई की कलेक्शन कर रहा हूँ, मई मंथ की कलेक्शन कर रहा हूँ, तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, पहले तो मार्च से करूँगा, ठीक है। फरवरी क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने 3 मंथ लेने थे, मई अप्रैल और मार्च। पीछे जाऊँ तो मार्च से स्टार्ट होकर मार्च अप्रैल और मई, ठीक है। सो मैंने मार्च की तो कलेक्शन 50% के साथ की थी, वो तो मैंने लिख लिया, बट अब मैंने देखा कि अप्रैल की मंथ की मैंने 10% अप्रैल के मंथ की थी, लेकिन अब मई के मंथ में अगर मैं मई की कलेक्शन कर रहा हूँ तो मुझे 50% भी अचीव करना होगा। सो इसलिए मैंने यहाँ 50% किया। अब मई के मंथ की बात आई, मई के मंथ में मैंने सिर्फ 10% अचीव करना है, क्योंकि मैं मई की कलेक्शन कर रहा हूँ। मई की कलेक्शन 50-50% हो चुकी है, 50-50% 100 हो चुका है। अब मैं यहाँ 10% सिर्फ अचीव करूंगा, दैट इज 1800। यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब जून की बारी आई। जून में मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है, ना मैंने फरवरी से करना है, ना मैंने मार्च से करना है, मैंने करना है सिर्फ अप्रैल से। क्यों अप्रैल से करना है, क्योंकि मैंने सिर्फ 3 मंथ लेनी है, अप्रैल मई और जून। जून का मैंने सिर्फ 10% लेना है, ये आपको पता लग चुका है। क्यों, क्योंकि जहाँ तक आपने जिस, यानी अगर अप्रैल की कर रहे हो तो अप्रैल का 10%, मई की कर रहे हो तो मई का 10%, अगर जून की कर रहे हो तो जून का 10%, दैट इज 19,000 का 10% किया तो आपका 1900 जून के मंथ की कलेक्शन आपको पहले ही पता लग गई। अब बचे थे अप्रैल और मई, जो आपके पिछले 2 मंथ हैं, उसमें आपने 50-50% भी कलेक्ट किया है। आपने क्या किया, अप्रैल के मंथ में आपने कलेक्शन की थी, दैट इज 7650, वो ही आपने यहाँ लिख दी। लेकिन मई के मंथ में आपने 10% कलेक्शन तो कर ली थी, बट 50% रह गई थी। सो उसे कैसे कलेक्ट करना है, 18,000 में आपने सबसे पहले जो 1800 कलेक्ट किया था, वो आपने क्या किया, माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद मैंने उसे 50% किया, तो मेरे पास 8100 किसकी कलेक्शन आई, मई मंथ की कलेक्शन आई, ठीक है। ये थी मेरी कलेक्शंस। और कलेक्शन को ध्यान में कैसे रखना है, आपने 3 मंथ का डेटा लेना है। 3 मंथ के डाटा को मैंने ये देखा, अगर मैंने अप्रैल मंथ की बात की है, जिस मंथ की बात की है उसका 10%, और जो बाकी 2 मंथ बचे हैं उनका 50-50% साथ में लेना होगा,
क्यों लेना होगा? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि आपको 50% एक मंथ में अचीव हुआ और 50% नेक्स्ट मंथ में कलेक्ट हुआ। ये बात आ गई। अप्रैल का आपने 10% किया, यहाँ मई था, मई का 10% किया, जून था, जून का 10% किया, और यहाँ 3 मंथ लिए, इसलिए ऊपर एक गैप, 2 गैप यहाँ इसलिए आए हैं। उसके बाद हम इसकी टोटल करते हैं। टोटल के साथ मैंने किया 6750 प्लस 7200 प्लस 1700, यहाँ मैंने किया तो मेरा आंसर आएगा 15650 आया। अगले का मैंने किया 17200, 7650 और 1800, इसके साथ मेरा आ गया 16650। अगले का मैंने किया 7650 प्लस 8100 प्लस 1900, तो इसके साथ मेरा आया 17650। आपको एक और बात पता लग जाएगा, सेल्स अगर गैप जितना होगा उतना ही गैप इसमें आएगा। अगर इसमें ज़्यादा ऊपर गैप आना शुरू हो गया, इस बात का पता लगाया जा सकता है, जितनी सेल्स में गैप आएगा ना, यानी 1000 का गैप सेल्स में है, 1000 का गैप ही इसमें है। ये आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं कि आपका आंसर कैसे सही हो सकता है। अगर जितना गैप आपकी सेल्स में होगा उतना ही गैप आपका इसमें होगा। अगर सेल्स डिफरेंट है तो यहाँ भी डिफरेंट आंसर आएंगे, यानी गैप बदल जाएगा। अगर जो डिफरेंस इसमें है, दैट इज 1000, अगर डिफरेंस इसमें है तो 1000 ही डिफरेंस आपको इसमें आएगा। ये बात आपको एक एज अ ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आपने इसे करना है कैलकुलेट, आपको पता करना होगा कि आंसर कितना सही है कितना गलत है, तो आप यहाँ से पता कर सकते हो कि जितनी सेल्स में डिफरेंस है, यानी 1000 का अगर सेल्स में डिफरेंस है तो यहाँ भी वही डिफरेंस होना चाहिए। अगर यहाँ डिफरेंस 2000 होता या डिफरेंस 2000 3000 ऐसे होता तो यहाँ भी डिफरेंस होना था अलग अलग, लेकिन यहाँ सेम डिफरेंस है 1000 का, वही डिफरेंस अगर सेम नहीं हुआ तो आपका आंसर गलत है, अगर सेम हुआ तो सही है। अब मैं यही जो अमाउंट आई है मेरी, मैं उसे ही क्या करूँगा, यहाँ लिख दूंगा। दैट इज़ मेरी कलेक्शन डाटा जो मैंने यहाँ रिसिप्ट बनाई हुई है, मेरा कॉलम है, वहाँ मैंने इसे लिख दिया 15650, 16650 एंड 17650, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ से मैंने आगे नहीं बढ़ना, यानी मैंने इसे ऐड नहीं करना, बैलेंस को ऐड नहीं करना, बैलेंस वहाँ का वहाँ ही रहेगा, मेरी स्टार्टिंग रिसिप्ट से होगी। सो यहाँ से बात करो, यहाँ आ गया आपकी एक बात कैलकुलेट हो गई है, एक जो एडजस्टमेंट थी वो आपकी कैलकुलेट हो गई है। अब उसके बाद आएंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट के ऊपर, बैलेंस इन फॉलोइंग, दैट इज क्रेडिटर आपको मटेरियल 2 मंथ। मतलब मैं बात बताऊं इसमें तो ध्यान में इसे भी रखना होगा कि एक तो आपके क्रेडिटर्स क्या हैं, आपके क्रेडिटर्स हैं पेमेंट फ्रॉम क्रेडिटर्स, मतलब आपकी एक पेमेंट है, पेमेंट के कॉलम में आपने इसे लिखना है, और पेमेंट किसकी लिखनी है आपने, मटेरियल की, और यहाँ लिखा क्या है 2 मंथ। सबसे बड़ी बात है 2 मंथ का मेन मतलब क्या है इसमें, 2 मंथ मतलब कि अगर आप अप्रैल मंथ की कलेक्शन कर रहे हो, अप्रैल मंथ के क्रेडिटर्स हैं आपके, 2 मंथ का मतलब आपने फरवरी की जो अमाउंट है वहाँ लिखनी है, अप्रैल के मंथ में आपने फरवरी लिखनी है, मई के मंथ में आपने 2 मंथ पीछे जाना है, मतलब अप्रैल के 2 मंथ पीछे गए 1 और 2, यानी फरवरी की, मई के महीने में मार्च की, और जून के महीने में अप्रैल की, ऐसे अमाउंट आपने लिखनी है। यानी 2 मंथ का गैप जो है वो आपने, इसका मतलब ये है कि अगर 2 मंथ की बात की गई है तो क्या करना है, अप्रैल में पीछे जाओ 2 महीने तो फरवरी की बात आएगी, मई के 2 महीने पीछे जाओ तो मार्च की बात आएगी, जून के 2 महीने पीछे जाओ तो अप्रैल की बात आएगी। सो देखिए कैसे करना है आगे। हमने लिख दिया यहाँ 3600, ठीक है। उसके बाद मई के महीने में 3000 आया था, और उसके बाद 3200 मैंने यहाँ लिख दिया, ये बात हो गई। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पास एडजस्टमेंट आई वेजेस की, वेजेस 1/4। अब इसके एडजस्टमेंट को ध्यान में समझना, मेरे यहाँ वर्किंग नोट लिख रहा हूँ मैं, वेजेस उन्होंने लिखा 1/4 का मतलब था कि 25% ऑफ प्रीवियस मंथ, यानी जो मेरा पिछला मंथ था, यानी अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो मार्च में 25% लेना है मैंने, और 75% मैंने करंट मंथ का लेना है।
प्रैक्टिकली करो, देखो कि अगर 1/4 लिखा है, इसका मतलब कि जो लिखा हुआ 1/4 है यानी 25% वो मैंने पिछले मंथ का लेना है और 75% मैंने इस मंथ का लेना है। यानी अगर मैं वेजेस की बात करूं तो अप्रैल के वेजेस मेरे 1600 थे, मैंने क्या किया 1600 का इस मंथ की बात हुई है, इस मंथ यानी 75% किया, 1200 आया। उसके बाद मेरे पिछले मंथ का था 1500, मैंने क्या किया 1500 का 25% करना था, मैंने कर लिया। 1200 में अगर मैं इसे ऐड कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 1575, जो कि मैंने यहां लिखना है। आई रिपीटेड अगेन कि 25% मैंने 1500 का किया और 1600 जो मेरा इस मंथ का था मैंने उसका 75% किया। ऐसे ही मैंने मई के मंथ का करना है। मई के मंथ में इस मंथ कितना है मेरा, मई के मंथ में 2000 और पिछले मंथ का 1600, यानी 2000 का मैंने क्या किया 75% इस मंथ का किया तो 1500 आएगा मेरा, और 1600 का अगर मैंने 25% किया तो 400 आएगा। यानी दोनों को प्लस किया तो मेरा 1900 किसका आएगा, मई मंथ का आएगा। ये मैंने कर दिया यहाँ। अब ये दोनों सेम थे, चलो फिर भी हमने कैलकुलेट को करना है। अब जून के मंथ में 2000 था, 2000 का मैंने क्या किया 75% किया तो मेरे पास 1500 तो आ ही गया। अब मैंने फिर से 2000 का ही, क्योंकि मेरे पिछले मंथ भी 2000 था, उसका मैंने 25% किया तो 500, इसे मैंने प्लस किया 1500 से तो मेरे पास आएगा 2000 जून के मंथ का, 2000 जून के मंथ का मैंने लिख दिया। उसके बाद ये तो होगी वेजेस की एंट्री। वेजेस के बाद अब मैंने देखना है, मेरे नेक्स्ट बात थी बैलेंस की, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, वो मैंने पहले ही नोटेड करके लिख दिया हुआ है। देन इज डेप्रिसिएशन, जो मैंने लिखनी ही नहीं है, ये मेरी एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके साथ ही उसने लिख दिया था इंस्टॉलमेंट पे कर दी है 2000 अप्रैल ऑनवर्ड। यानी अगर मैं इसमें बात करूँ तो मेरी इंस्टॉलमेंट किस में आएगी, अदर एक्सपेंडिचर्स में। मेरे कॉलम यहाँ नहीं बना हुआ, अगर तो आपने फॉर्मेट नहीं याद, आपने यहाँ ऐड कर देना है अदर के बाद, यहाँ अदर के साथ ही कि आपका क्या है इंस्टॉलमेंट यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो आपने क्या किया यहाँ 2000 आपने अप्रैल ऑनवर्ड पे करना शुरू कर दिया। मैंने अप्रैल ऑनवर्ड सभी अमाउंट यहाँ लिख दी। चलो ये बात हो गई। अब डिविडेंड पे कर दिया मैंने 5% ऑन 1 लाख इन जून। जून के मंथ में मैंने 1 लाख का 5% किया तो 5000 मैंने जून के मंथ में डिविडेंड के कॉलम में जून के मंथ में लिख दिया। एडवांस रिसीव हुआ मुझे, यानी रिसिप्ट आई 10,000 की इन जून मंथ, यानी रिसिप्ट फ्रॉम लोन, इसका मतलब क्या होता है एडवांस, और एडवांस मैंने रिसीव किया 10,000 इन जून मंथ, मैंने वहां कॉलम में लिख दिया। डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू रिसीव 2000, डिविडेंड भी मुझे आया, डिविडेंड भी मुझे रिसिप्ट की तरफ से आया, तो डिविडेंड मैंने क्या किया जून के मंथ में, यहाँ लिखा हुआ है 1 जून को मुझे एक्सपेक्ट हुआ कि मैं 2000 का डिविडेंड रिसीव कर सकता हूँ, मैंने उसे नोट कर लिया एज अ जून कॉलम कैश बजट में। ठीक है, अब बात आई है इनकम टैक्स पे करना है, मेरा खर्चा है, इनकम टैक्स मुझे कॉलम बना हुआ है, मैंने क्या किया 4000 इनकम टैक्स के कॉलम में, कब जून के मंथ में, जून के मंथ में मैंने क्या किया उसे 4000 लिख दिया, दैट इज 4000 मैंने यहाँ लिख दिया। ये बात तो मेरी कंप्लीट यहाँ हो गई। अब ये तो था कैश बजट, जो मुझे एडजस्टमेंट दी थी मैंने वही सारी एडजस्टमेंट यहाँ लिख दी है। अब करना क्या है, सिर्फ ध्यान से समझिए, आपने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है। कैलकुलेशन कैसे करनी है, सी दैट। सबसे पहले यहाँ कुछ नहीं आएगा, अभी कुछ नहीं लिखना, यहाँ से आओ रिसिप्ट के कॉलम में। रिसिप्ट आपने यहाँ तीनों का कैलकुलेशन की, तीनों की कैलकुलेशन 15650, 16650 एंड 17650, तीनों का करने के बाद आपका आया 49950, जो मैंने यहाँ टोटल में लिख दिया। फिर उसके बाद 2000 था 2000 लिख दिया, 10,000 था 10,000 लिख दिया, यहाँ हो गया। अब नीचे रिसिप्ट यानी टोटल ऑफ 2, यानी रिसिप्ट का टोटल भी मैंने यहाँ लिखना है, मैंने लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया। अब यहाँ ये मैंने पहले भी कहा, ये कैलकुलेट बीच में नहीं होगा, ये प्लस नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट करना है, रिसिप्ट से जो कैलकुलेशन आएगी वो यहाँ प्लस करनी है, यो यहाँ ऐड करनी है। अब देखो जून के मंथ की, जून के मंथ की कैसे है 17650 प्लस 2000
प्लस 10,000 मैंने ऐड किया तो मेरे पास आया 29,650 मैंने लिख दिया। अब यहाँ टोटल करना है 49,950 प्लस 2,000 प्लस 10,000 मैंने किया तो मेरे पास आएगा 61,950। यहाँ से आप मैच कर सकते हो कि यहाँ का टोटल भी वही आएगा, यहाँ का टोटल भी वही आएगा। आपको मैच हो सकता है कि अगर कहीं कोई अमाउंट वेरिफिकेशन में गलत तो नहीं हो गई। ये देख लिया हमने, यहाँ तक हमने कवर अप कर लिया कि रिसिप्ट हमारी कितनी आई, ये हमने देख लिया। अब पेमेंट का मैंने टोटल यहाँ पहले यहाँ से करो फिर यहाँ कर लेना। पहले यहाँ देखो 3600, 300 एंड 3200, 3000 प्लस 3200 मैंने किया तो 9800 मेरा यहाँ से क्या हुआ, पेमेंट ऑफ क्रेडिट आ गए टोटल। वेजेस की मैंने टोटल की 1575 प्लस 1900 प्लस उसके बाद मैंने किया 2000 तो मेरा आ गया 5475। यहाँ पे 5000 यहाँ था, यहाँ लिख दिया, 4000 था लिख दिया, और 222 दैट इज 6000 मैंने यहाँ लिख दिया। ये तो भी हो गया। अब पेमेंट का मैंने इस तरह से टोटल पेमेंट मेरी कितनी बनी अप्रैल मंथ की वो मैंने देखनी है। 3600 प्लस 1575 प्लस 2000 मैंने किया तो मेरे पास 7175 आया पेमेंट इस मंथ की। 3000 ये मैंने यहाँ सर्कल लगा लिया कि मुझे पता लग जाए ये मेरे टोटल्स हैं, इससे आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, 3000 प्लस 1900 प्लस 2000 मैंने किया तो मेरा 6900 यहाँ आ गया। ठीक है, देन उसके बाद इस मंथ का मैंने जून के मंथ का बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होगी तो ध्यान से करना। 2000, 5000, 4000 एंड 2000 मैंने किया तो मेरा 16200 यहाँ पे आ गया। ये भी मैंने सर्कल पे लगा लिया, पता लग जाए। ये तो हो गया। अब ध्यान से नेक्स्ट कॉलम देखना, मेरा लिखा हुआ है सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस और डेफिसिट क्या है, रिसिप्ट में से पेमेंट को माइनस करना। रिसिप्ट में से मैंने पेमेंट को माइनस किया तो मेरा क्या आएगा देखना, 15,650 माइनस 7175 किया तो मेरा 8475 एज अ सरप्लस आ गया अप्रैल मंथ का। सेकंड 16,650 में से मैंने 6900 माइनस करना है, 900 माइनस किया और 1900 माइनस किया तो मेरा 69 सॉरी मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी, 16,650 माइनस 6900 मैंने किया तो 9750 मेरा यहाँ पे सरप्लस आया। यहाँ भी सरप्लस आ गया। उसके बाद मैंने 29,650 में से 16,200 माइनस किए, 650 में से 16,200 माइनस किए तो मेरा 13,450 सरप्लस यहाँ आ गया। मैंने यहाँ सभी टोटल, पहले इसका टोटल कर लेते हैं। पेमेंट मेरी यहाँ कितनी बनी थी, 7175 प्लस 6900 प्लस 16,200 मैंने किया तो 30,275 मैंने यहाँ लिख दिया एज अ पेमेंट। इन दोनों को भी करके देख सकते हो आप। इन दोनों को मैंने किया तो 61,950 यानी 31,675 आपका यहाँ भी सरप्लस आ गया। ये सारे सरप्लस आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब मेन पॉइंट क्या है कि आपके पास ये जगह भी खाली है और ये जगह भी अब खाली है। उन्होंने कहा क्या था, अप्रैल मंथ से पहले उन्होंने लिखा फर्स्ट -4 यानी बैलेंस जो फर्स्ट नंबर पे है और जो सरप्लस आया उन दोनों को आपस में क्या करो, माइनस करो यानी सबट्रैक्ट करो। 35,000 माइनस 8475 मैंने किया, 35,000 माइनस 8475 किया तो मेरे पास आंसर आया 26,525। ये तो था बैलेंस, जो मेरा बैलेंस आखिर में, जो लास्ट में मेरा बैलेंस आया। अब ध्यान से समझो कि इसका भी तो मैंने यहाँ से करना है और ये कैसे आएगा, जो मेरा बैलेंस अप्रैल मंथ का क्लोजिंग था वो मेरा नेक्स्ट मंथ का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। ये बात हमें पहले भी पता थी और आज भी मैं बता रहा हूँ कि बैलेंस जो मेरा अप्रैल मंथ का लास्ट क्लोजिंग बैलेंस अप्रैल मंथ का वो मेरा क्या बन जाएगा, मई मंथ का ओपनिंग बन जाएगा। यानी 525 मैंने क्या किया, 26,525 में से लास्ट सरप्लस यानी 9750 क्या किया, माइनस कर दिया और मेरा आया
16,775 16,775 जो मेरा यहाँ पे बैलेंस आया, मैंने उसे यहाँ शिफ्ट किया अगले मंथ के ओपनिंग बैलेंस में, और इससे यहाँ से यहाँ यानी 13,440 मैंने क्या किया, 13,450 मैंने क्या किया, लेस किया, तो मेरा बैलेंस इसमें आया 33,25। सिमिलरली मैंने ये बैलेंस जो मेरा अब ये बैलेंस यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि कॉलम ये टोटल का है, ये कोई अगले मंथ का नहीं है। सो इसलिए ध्यान से करना है कि यहाँ मत शिफ्ट कर देना, फिर गलत हो जाएगा। सो ध्यान से देखना 35,000 जो टोटल है ना वो इन तीनों का आएगा, यानी 35,000 प्लस 26,525 प्लस 16,775। ये करने के बाद मेरे टोटल आया 78,300 एज अ टोटल इन बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मेरा टोटल कितना बना तीनों मंथ का 78,300, और क्लोजिंग का कितना बना 525 प्लस 16,775 प्लस 33,25 मैंने किया, तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस जितना बचा दैट इज 46,625 एज अ क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास बचा। सो ये था हमारा कैश बजट। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, पर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इजी भी लगना शुरू हो जाएगा। आई होप सो यू अंडरस्टैंड माई वे and understand it also very clearly. Thank you very much.